सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें दो डिफरेंट ग्रुप्स में जनरली डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है ग्रुप ए और एक कहलाता है ग्रुप बी। तो ग्रुप ए बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फैमिली, और जो बच गए जिसमें आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नजर आएंगे वो सारे के सारे ग्रुप बी में आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम ग्रुप में इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें दो सेटिंग्स में पढ़ना चाहते हैं, ए वालों को अलग पढ़ना चाहते हैं और बी वालों को हम अलग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये वाले जो नीचे पड़े हुए होते हैं बेचारे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये बेसिकली ग्रुप बी के ही मेंबर्स होते हैं। ये वाली सीरीज यहाँ से शुरू होती है लैंथेनाइड वाली, और एक्टिनाइड वाली सीरीज यहाँ से शुरू होती है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या वजह है जब ये ग्रुप बी के मेंबर्स हैं तो इनको यहाँ क्यों नहीं रखा हुआ? तो भाई इनको यहाँ इसलिए रखा हुआ है कि ये आपस में सारे सिमिलर हैं, यानी कि लैंथेनाइड्स आपस में सारे सिमिलर हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज इनकी आपस में यूं सिमिलर हैं और इनकी यूं सिमिलर है, यानी कि ये वो वाहिद दो रोज हैं पीरियोडिक टेबल में जो सिमिलर हैं आपस में। वरना पीरियोडिक टेबल में जो सिमिलैरिटी है वो रो की बेसिस पे नहीं होती, वो कॉलम की बेसिस पे होती है। अब इस बात का क्या मतलब है या इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पीरियोडिक टेबल की रो का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल का पीरियड। पीरियड बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन यू। पीरियोडिक टेबल का कॉलम क्या होता है? पीरियोडिक टेबल का कॉलम होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब वर्टिकल लाइन। तो मैंने आपसे ये डिस्कस करके बात खत्म कर दी कि ये एक्सेप्शंस हैं, स्पेशल बिहेवियर है इनका, जो सिमिलैरिटी यूं करके शो हो रही है, यूं करके शो हो रही है, ये इनकी जी सिमिलैरिटी। सर। ठीक है, बाकी सारी जो सिमिलैरिटीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में यूं जाएंगे। अब ये क्या है? ये कहलाएगा कॉलम। ठीक है, कॉलम कहलाएगा ये। अच्छा, दूसरी बात ये है इसके साथ साथ फिर कि हमारे पास जो कॉलम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि भाई ये सारे के सारे अपने लास्ट शेल में, दैट इज नोन एज द वैलेंस शेल, उसके अंदर रखते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ये रखते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, ये रखते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स, ये रखेंगे चार, ये रखेंगे पाँच, ये रखेंगे छः, ये रखेंगे सात, और ये वाले रखेंगे आठ। इसमें सिर्फ ये एक्सेप्शन है, इस भाई के पास आठ नहीं होते, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सबके पास आठ। हमने ऑफिशियली कितने मेंबर्स पढ़ने हैं? हमने ऑफिशियली यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पढ़ने हैं, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम तक पूरा बायोडेटा आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसमें घबराएं नहीं। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी भी बात निकलती है कि भाई इसके अलावा जो भी है ना, रुबीडियम पड़ा हुआ है, पड़ा रहा है, सीजियम पड़ा हुआ है, पड़ा रहा है, स्ट्रॉन्शियम पड़ा हुआ है, इससे हमें कोई वास्ता भी नहीं है। इसका बिहेवियर अगर एक्सेप्शनल है रहे, हमें हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर टू। नंबर थ्री, अब क्या सीन है भाई? अब हमने कहा कि अगर इन भाई के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इन भाई के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीन है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ग्रुप समझ में आता है कि ठीक है देखो, ग्रुप नंबर वही है जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इससे एक और भी जवाब निकलता है, वो ये निकलता है कि यार ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होता है वो उनका नॉट नेसेसरीली उनकी वैलेंसी हो। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रुप है, इसका ग्रुप फोर, तो अब जरूरी नहीं है कि इनके पास फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। देयर मे बी है केस के फोर हो, देयर मे बी है केस के फोर ना हो। तो तभी हम इनको पढ़ते भी नहीं है इस तरह से अलग अलग, और ना ही हम इनको ग्रुप नंबर्स असाइन करते हैं। हाँ, जब हम ए लेवल्स में चले जाएंगे तो हम इनकी नेमिंग और नंबरिंग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका ताल्लुक होगा उसकी खतरनाक वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अभी हम इसको डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज कि अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है ये वन जो है वो ग्रुप नंबर है, टू जो है वो ग्रुप नंबर, थ्री जो है वो ग्रुप नंबर है, फोर जो है ग्रुप नंबर है, इसके बाद जो बहुत क्रूशियल डेटा है वो है कि ये तो कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि विद इन अ कॉलम हर एक के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने ये बात अपने पास नोट डाउन कर ली कि ग्रुप्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। अब इस बात का क्या मतलब है?
अगर मैंने ये कह दिया कि पोटेशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जवाब आएगा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रुबीडियम के पास भी 1 है, सीजियम के पास भी 1 है, लिथियम के पास भी 1 है, सोडियम के पास भी 1। ठीक है, नंबर 1। इसी तरह से अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया भाई आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप के अंदर ये हिसाब किताब रहेगा। हाइड्रोजन अलग रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब है? ये स्पेशल है। ये भाई साहब ऐसे मेंबर हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी से भी नहीं मिलता है। ना इनकी सिमिलैरिटी ग्रुप 1 से है, ना इनकी सिमिलैरिटी ग्रुप 4 से है, ना इनकी सिमिलैरिटी ग्रुप 7 से, किसी से भी नहीं है, यूनिक है। इसलिए इसको बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। दूसरी बात, जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती बात, जितना मर्जी समझा लो उनको, उनको ये बात ही समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या उनका इलाज करे बंदा। दिल चाहता है दीवार से टक्कर मारे कि भाई ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार मुझे गुस्सा दिलाते हैं और कहते हैं नहीं सर, ये तो मास नंबर लिखा हुआ है, नहीं सर ये तो मास नंबर लिखा हुआ है। तो भाई मास नंबर एक अलग कहानी है, एटॉमिक मास एक अलग कहानी है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसको जल्दी से दोबारा से डिस्कस करके छोटी सी एग्जांपल से खत्म कर लेते हैं। मास नंबर कभी भी डेसिमल्स में नहीं हो सकता। यानी कि आप क्लोरीन के नीचे देख रहे हैं 35.5, इसे हम मास नंबर नहीं कहेंगे, इसे हम न्यूक्लियॉन नंबर नहीं कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे जनाब? इसे हम कहेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमने बेसिकली एवरेज कैलकुलेट की हुई है क्लोरीन के दो आइसोटोप्स की। एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। इन दोनों की एवरेज जब हमने निकाली है तो हमें पता चला है कि वो है 35.5। तो पीरियोडिक टेबल हमें मास नंबर नहीं दिखाता, पीरियोडिक टेबल हमें न्यूक्लियॉन नंबर नहीं दिखाता, पीरियोडिक टेबल हमें एटॉमिक नंबर दिखाता है और एटॉमिक मास दिखाता है। याद रखना इस तरह से आसान है कि जो कम वाला होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जो ज्यादा वाला होगा वो होगा एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप्स की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं पीरियड्स की। इस बात का क्या मतलब है? अगर हम रोज में जाते हैं तो हमारा पीरियोडिक टेबल 7 डिफरेंट रोज में डिवाइडेड है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो फिर अगर कोई मुझे ये कहेगा कि सर आप नीचे क्यों नहीं जा रहे, तो उसका जवाब मैंने दिया। ये बेसिकली सिक्स के साथ आएगा और ये वाला बेसिकली सेवेंथ के साथ आएगा। तो ये कोई अलग रोज ही नहीं है, तो फिर इनको अलग से डिफाइन हम क्यों करेंगे? हम इनको सिमिलर इसीलिए रखते हैं कि ये अलग रोज नहीं है। फिर अब ये रोज किस बेसिस पे डिवाइडेड है, या ये रोज का क्या हिसाब किताब है? तो भाई रोज का हिसाब किताब ये है कि रोज हमें बताती हैं शेल्स। यानी कि फर्स्ट रो का मतलब है इनके पास सिर्फ वन शेल है, दैट इज के शेल। सेकेंड रो का मतलब है इनके पास दो शेल्स हैं, तो वो होंगे के और एल। थर्ड के पास कौन से हैं? के, एल और एम। फोर्थ के पास कौन से होंगे? के, एल, एम और एन। ठीक है, फिर के, एल, एम, एन, ओ। और लास्ट वाले के पास होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो के से स्टार्ट होते हैं और क्यू तक जाते हैं। हम अपने हिसाब से, यानी कि अभी ओ लेवल्स की जो नॉलेज है उसके बेसिस पे ये कहेंगे कि हमारे जो शेल्स हैं वो स्टेबिलिटी के सिर्फ दो रूल्स फॉलो करते हैं। या तो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं या ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल फॉलो करने का मतलब ये है कि उनके लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनके पास के शेल हो या के शेल की स्टेबिलिटी हो। बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि हर एक के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं, सो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और एटम इज सेड टू बी स्टेबल। ये वाला डिस्कशन यहाँ तक हम रखेंगे। ठीक है, कि डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो इस तरह से कैटेगराइज्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इसी से हमें ये बात भी समझ में आती है कि हमारे पास जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं इनका चार्ज है +1। क्यों +1 है? क्योंकि हमारे कहने के हिसाब से लिथियम भाई के पास एक तो ये कि दो शेल्स मौजूद हैं, एक है के शेल और एक है एल शेल। के शेल में इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो इसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
और भी ज़्यादा अच्छा सा इसको नाम दिया जा सकता है, इसको कहा जा सकता है, जो ग्रुप 1 का पूरा स्ट्रक्चर है उसको कहा जा सकता है मोनोवैलेंट कैटाइन। मोनोवैलेंट कैटाइन कहने से क्या समझ में आता है? मोनो का मतलब होता है केमिस्ट्री में 1, वैलेंट चार्ज, कैट शो करता है पॉजिटिव को, तो ग्रुप 1 पूरा का पूरा बनाता है +1 चार्ज। +1 चार्ज करने का क्या मतलब है? अगर लिथियम ने जिंदगी में स्टेबिलिटी हासिल करनी है तो लिथियम को क्या करना पड़ेगा? लिथियम को लिथियम कैटाइन बनाना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होगा कि लिथियम क्या करता है बहुत अच्छे से? ऑक्सीडेशन। सर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसने क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, यानी कि इसकी ख्वाहिश है कि ये ऑक्सीडेशन करे। तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरों को रिड्यूस होने में हेल्प करेगा, यानी कि भाई फॉर एग्जांपल इसके पास क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसने क्या किया? इसने किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है उसने क्या किया होगा? उसने बेसिकली किया होगा रिडक्शन। तो लिथियम ने किसी को रिड्यूस होने में हेल्प की है, तो लिथियम खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरों को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है। तो लिथियम क्या बना? एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सब सो रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जी जी सर, जी सर। बेटा गाने सुन लो तुम केमिस्ट्री की क्लास में। सर मैं गाने नहीं सुन रहा, वो मेरे साइड पे बैठा हुआ है, उसकी आवाज थी, इसलिए तो मैं म्यूट करके बैठा हूँ। तुम क्या बियॉन्से के बराबर में बैठे हो? नहीं सर, छोटे भाई के। सर वो लायन किंग की सी लग रही है मुझे, लायन किंग का साउंड ट्रैक लग रहा है। मतलब के अजीब नहीं नहीं, लाइन का नहीं है। एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा गाने सुन रहा है, उसको बोलो रमजान आने वाला है, पहले ही इतने जूते पड़ेंगे ना, शर्म आती है मतलब है। तो हमने ये कहा कि ये वाले लोग जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये वाले लोग जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे डाई वैलेंट कैटाइन्स। अच्छा जी, तो इनके फिर रिएक्शंस किस तरह से लिखेंगे? फॉर एग्जांपल कैल्शियम ने क्या करना है? कैल्शियम की अचीवमेंट ये होगी कि कैल्शियम जो है, अच्छा इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं और इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो जो आपको समझ में आए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर 3 वालों को हम क्या कहेंगे? 3 वालों को हम कहते हैं ट्राई वैलेंट कैटाइन्स। 4 वालों को हम कहते हैं टेट्रावैलेंट, लेकिन हम ये डिफाइन नहीं करते कि ये कैटाइन है या एनाइन है, इसके ऊपर हम बाद में तबसरा करेंगे। 5 वालों को हम कहते हैं ट्राई वैलेंट एनाइन्स, ठीक है जी। 5 वालों को हम कह रहे हैं ट्राई वैलेंट एनाइन्स, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी होगी बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, तो नाइट्रोजन बनेगा नाइट्राइड। नाइट्राइड वुड बी अ एनाइन एंड इट वुड बी गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी तरह से अब अगर हम ये बात करते हैं कि नाइट्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फिर सब सो रहे हैं। रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, रिड्यूसिंग, मतलब रिडक्शन, ये है कि कम अगर होना। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास कोई एलिमेंट चला गया ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से, मान लेते हैं कि इसके पास 3 सोडियम चले गए, तो ये क्या करेगा? ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इसने बेसिकली सोडियम को हेल्प की किस चीज़ में? सोडियम को इसने हेल्प की बेहतरीन किस्म की ऑक्सीडेशन में, क्योंकि सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, जबकि इसने इसने रिडक्शन की है, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो ये वाले क्या बने? ये वाले बने बेहतरीन किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इस चीज़ को यहीं पे याद कर लिया जाए तो सबसे अच्छी बात होती है कि ये ऑक्सीजन फैमिली जो है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है और ये वाली जो है वो सारी की सारी रिड्यूसिंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ नाम जहन में रहे कि एजेंट होते हैं, ये खुद ये हरकतें नहीं करते, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो बुनियादी तौर पे दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बुनियादी तौर पे
दूसरों को रिड्यूस करता जो है। होता है उसका उल्टा करता है, ऐसे याद रखे ना। ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो वो रिडक्शन एजेंट होगा, जब रिडक्शन हो रही होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। था कि जो टर्म एजेंट होती है वो मददगार के तौर पे यूज होती है, हेल्पर के तौर पे यूज होती है। तो अगर आप किसी को हेल्प करते हैं, सबसे पहली चीज आपका हेल्प करने का दिल इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा इंसान के लिए साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि वो किसी की मदद करेगा तो वो इंसान जब मदद ले लेगा तो वो हमसे आगे बढ़ जाएगा और हमें पीछे छोड़ देगा। ये एक नेशनल हमारा जो है ना वो समझ लो पर्सपेक्टिव है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है, उसको पैसों की जरूरत है, आपने उसको पैसे दे दिए, तो अब वो पैसे लेके या तो भाग जाएगा या इतना अच्छा बिजनेस जनरेट कर लेगा कि आप सारे हो जाएंगे। तो आप इस बात को समझें कि एजेंट होता है मददगार, जो अपनी जात की कुर्बानी दे के दूसरों को उसमें मदद करवाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, वो दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो खुद वो रिड्यूस हो रहा होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहा होगा ना? सही कह रहा हूँ ना? रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं होगा सर, दूसरों को रिड्यूस कराएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और ले लें कि अगर आप कार एजेंट की बात करते हैं या आप स्टेट एजेंट की बात करते हैं या आप लॉ एजेंट की बात करते हैं, तो कार एजेंट को खुद को गाड़ियों की जरूरत नहीं है, स्टेट एजेंट को खुद को जमीन की जरूरत नहीं है, लॉ एजेंट को खुद को लॉयर की जरूरत नहीं है। वो दूसरों के लिए काम कर रहा है। जो कार एजेंट है वो दूसरों को गाड़ियां दे रहा है, तो उनके पास से तो गाड़ियां जा रही हैं। जो स्टेट एजेंट है वो दूसरों को जमीनें, घर, बिल्डिंग, प्लॉट वगैरह बेच रहा है, उसके पास है तो वो बेच रहा है। इसी तरह से जो लॉ एजेंट है वो दूसरों को मतलब केसेस में हेल्प आउट कर रहा है, उसको खुद अपने केसेस जनरेट नहीं करने के, अपनी जिंदगी वो अजाब में डाले। तो एजेंट का मतलब होता है हेल्पर। तो लेफ्ट साइड वाले, बेसिकली जो लेफ्ट विंग हमारी पॉपुलेस है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। जो राइट विंग आबादी है, जो ऑक्सीजन की फैमिली से रिलेटेड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है? जी सर। सवाल करें हम इस यस पर। सर। अच्छा सर, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस हो सकते हैं? हाँ, तो वो खुद रिड्यूस ही होगा मेरा बेटा। हाँ सर, नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट। और बाकियों को भी किसी को कोई मसला नहीं? नो सर। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ी सी और चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ वाले मेंबर्स हैं, इनकी जब भी हम डिस्कशन करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, तो इनको हम डील करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड। और जब भी हम इन मेंबर्स की बात करते हैं जो यहाँ पे लाए करते हैं, इनका डिस्कशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। एज इन तो ये कभी भी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डिफाइन करने के लिए इस तरह से नहीं आती, लेकिन इनका आइडिया होना ज़रूरी है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि किस तरह से ये वाले मेंबर्स आयंस बनाने की अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? अगर हम लिथियम की बात करें, और अगर हम सोडियम की बात करें, और अगर हम पोटेशियम की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेंबर होगा वो इनमें से कौन सा होगा? इसे हम कंपेयर करवाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल से, यानी कि इन्हीं की पोजिशनिंग हम कर रहे हैं। अभी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में बात हो जाएगी, लेकिन मैं इन्हीं के अंदर, ग्रुप्स के अंदर अगर डिस्कशन करूंगा तो इन वाले मेंबर्स को मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से कैलिब्रेट करता हूं, क्योंकि ये होते हैं मेटल्स, और मेटल्स चाहते हैं कि वो बने ज़्यादातर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अच्छा, इसमें बेरिलियम एक एक्सेप्शन है। बेरिलियम मेटलॉइड होता है, इम्प्योर मेटल होता है, बाकी सारे मेटल्स हैं। अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी मौजूद हैं। तो आपने शायद कुछ पीरियोडिक टेबल्स में एक स्टेयरकेस देखा हो, देखा है किसी ने? जी। में क्या चीज आवाज कट गई। लायन किंग देखो बेटा आराम से। नहीं सर बताए, मैं लाइन किंग नहीं देख रहा था सर बताए। बेरिलियम मेटल अगर इम्प्योर होता है तो फिर क्यों डाला जाता है इसमें? वो एलिमेंट कैसे हुआ? मैंने कहा मेटलॉइड होता है। जब मैं कह रहा था इम्प्योर मेटल तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था मेटलॉइड, यानी कि ये डुअल प्रॉपर्टीज दिखाता है। ओके। इसका सवाल क्या मतलब था हुआ सर कि आपका? ये
एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है। ठीक है सर, आपके लिए तो अभी डिस्कशन यही रहेगा कि मेटल है, आपको कोई परेशानी नहीं है। मैं इसलिए आपके सामने ये तस्करा कर देता हूँ क्योंकि मैं ए लेवल्स पढ़ा रहा होता हूँ, तो जो आइडियाज बाद में जाके चेंज होने होते हैं वो पहले ही मेरे मुंह से निकल जाता है। एनीवेज, स्टेयर केस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं स्टेयर केस को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई ये वाला मेंबर कौन है जनाब, ये वाला मेंबर जो है ना वो है नॉन मेटल, लेकिन ये वाला मेंबर है मेटल। इसी तरह से ये वाला मेटलॉइड है, ये वाला भी मेटलॉइड है। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टीज मिल रही है ना वो समवेयर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिल रही है। इसके बाद सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, इससे पहले सारे के सारे मेटल्स हैं। तो ये एक ग्रे रीजन है, जैसे आप समझ लें ये कश्मीर है, इसमें इंडिया की भी चलती है थोड़ी बहुत, पाकिस्तान की भी चलती है, बीच में एक राह है जो चलती है, और ये है किसी का भी नहीं। ठीक है, तो अब वैसे देखा जाए तो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, या ये वाले जो नोबल गैसेस के ग्रुप है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किए जाते हैं। अब इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नेगेटिविटी चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ पे टर्म यूज की थी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जिसके साथ मैं लिख रहा था आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये ज्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ होते हैं और ये ज्यादातर नेगेटिविटी की तरफ होते हैं। तो इन्हें अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन होगा तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगा कि फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है या क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स और ग्रुप ट्रेंड्स इन बेसिस के ऊपर डिस्कशन में लाए जाते हैं। दूसरी बात, एक जनरल ट्रेंड है जो पूरे पीरियोडिक टेबल के ऊपर वैलिड रहता है, वो ये रहता है कि जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होता है, और जब हम रो में आगे जाते हैं तो साइज छोटा होता है। अब इसे किस तरह से समझेंगे? अगर मैं लिथियम, तो लिथियम के 2 शेल्स बनाऊंगा, मैं सोडियम बनाऊंगा तो सोडियम के मुझे 3 शेल्स बनाने पड़ेंगे, पोटेशियम बनाऊंगा तो पोटेशियम के 4 शेल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, रुबीडियम बनाऊंगा तो उसके 5 शेल्स बनाने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको खुद नजर आ रहा है कि साइज क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। ये ट्रेंड हर एक ग्रुप के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इवन इनके लिए भी वैलिड है। इसमें कोई एक्सेप्शन आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं मिलती कि आपका साइज जो है वो इस चीज को वायलेट करे। नीचे जाएंगे हमेशा साइज बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो साइज जब बड़ा हो रहा होता है तो हम जनरल चेंज इन प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, लिथियम का अगर साइज देखा जाए एज कम्पेयर टू रुबीडियम, तो लिथियम वुड बी फार मोर स्मॉलर एज कम्पेयर टू रुबीडियम। इसका मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टीज लिथियम की थी वो प्रॉपर्टीज रुबीडियम तक जाते जाते डिमिनिश हो जाएंगी, या उल्टा भी सोच लें कि जो प्रॉपर्टीज रुबीडियम की होंगी वो लिथियम से मैच नहीं करेंगी, जेट के ये एक ही फैमिली के अंदर हैं। तो फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसका साइज इसे मजबूर करता है कि ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज से डेविएट करे। तभी हम ये कहते हैं कि विद इन दी ग्रुप भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिल जाता है। जैसे लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू रुबीडियम वो बहुत कम है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है तो लिथियम जल्दी से मेल्ट कर जाता है। रुबीडियम का साइज क्योंकि बहुत बड़ा जाइंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रुबीडियम जो है वो देर से मेल्ट करेगा। यही प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पे भी नजर आ जाती है। क्लोरीन क्या होती है जी? गैस होती है, सबको पता है। ठीक है, तो आयोडीन क्या होता है जी? सॉलिड होता है। एस्केटीन तो रॉक सॉलिड होता है, यानी कि उसको तो मेल्ट करते हैं तो हमें पहले लिक्विड स्टेट मिलती है और फिर जाके गैस मिलती है। आयोडीन तो फिर भी सबलिमिस स्टेट तरह की होती है। तो आप नोट करो तो फ्लोरीन गैस क्यों है? क्योंकि छोटा सा मॉलिक्यूल है, इंतहाई जल्दी से बॉयल हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट तो छोड़ ही दें, बॉइलिंग पॉइंट इतनी जल्दी आ जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट का तो क्राइटेरिया ही सेट नहीं कर रहे। आयोडीन की बात कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, उसको हीट अप करते हैं तो वो फॉरेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज कौन सी चेंज होती हैं? प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। भाई ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने में इंटरेस्टेड है तो आयोडीन का साइज बड़ा हो जाए तो आयोडीन पागल हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में इंटरेस्टेड हो जाए, ऐसा नहीं है। जब हमने ये बात कर ली कि ये वाले सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन को भी लूज करना है, चाहे देर से करे लेकिन करना है। ब्रोमीन को भी लूज करना है, आयोडीन को भी लूज करना है, सबको लूज करना है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? आप सवाल करें। सर अभी आपने कहा था कि जब हम
लिथियम से नियॉन तक जाएंगे तो साइज स्मॉलर हो जाएगा, वो क्या लिथियम से मतलब? नियॉन तक मैं अभी ग्रुप की बात कर चुका हूँ, मैं पीरियड की बात मैं अभी करता हूँ। आप मुझे ये बताएं अभी तक जो बात की है वो समझ में आती जी आ गई। आपको? अबे बाकी कहाँ गए? सर आ गई समझ। बेटा आयान सर आगे चले। जाग रहे हैं, सो रहे हैं? जी सर आ गई समझ सर। की बात है, अब लास्ट वाली बात रिपीट करना, क्या हुआ है? सर आपने एक तो पहले सबसे पहले तो ये सवाल पूछा था कि आपने बोला था कि अभी पीरियड की बात नहीं, पीरियड की करता हूँ, फिर आपने तो सही है, इसके सही है। बारे में बस 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 काफी है। तो अब जो एक सवाल आया वो ये आया कि सर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साइज जो है वो बड़ा है, और यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो साइज जो है वो छोटा है। ये कौन सी लॉजिक है या इसके पीछे कौन सा राज है? तो देखें, सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं कि हम इन्हें क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर हमने जब रट्टा मारा होता है तो हम ये कह रहे होते हैं कि अल्कली मेटल्स आर सॉफ्टर, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि प्रॉपर्टीज में डिफरेंस यूं भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है। तो अब आते हैं वजह के ऊपर कि भाई क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो इसे इस तरह से समझें कि लिथियम के पास हैं कितने शेल्स? लिथियम है सेकंड पीरियड का मेंबर, तो 2 शेल्स हैं। बेरिलियम के पास कितने जनाब? 2 शेल्स हैं। बोरॉन के पास कितने जनाब? 2 शेल्स हैं। कार्बन के पास कितने? 2 शेल्स हैं। यानी कि इस सब में 2 शेल्स मौजूद हैं यहाँ तक। तो अब नोट करें कि इसके 2 शेल्स का हाल क्या है और इसके 2 शेल्स का हाल क्या है। क्या मतलब है भाई? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका मतलब है इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसका मतलब है इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसका मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्ट्रक्चर सोचे जरा, लिथियम बनाएंगे तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो अकल ये कहती है कि सर न्यूक्लियस जो सेंटर ऑफ द एटम है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। तो जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, न्यूक्लियस ताकतवर ज्यादा हो रहा है, तो वो ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है। तो होंगे लिथियम के पास भी 2 शेल्स, लेकिन लिथियम के 2 शेल्स का साइज अगर इतना मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के शेल और एल शेल, तो मैं जब नियॉन तक पहुंचूंगा तो मैं नियॉन के जो 2 शेल्स है उसका साइज इस तरह से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस मौजूद है सेंटर में, दैट इज फार मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस हियर। बात समझ आई? जी। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास टॉप लीडरशिप होती है, यानी कि ये वाले जो मेंबर्स होते हैं, ये तो इंतहाई रिएक्टिव होते हैं जनरल केसेस के अंदर। यानी कि ये अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा बेताब होते हैं कुछ भी करने के लिए, पागल होते हैं, बस एक्साइटेशन की आखिरी हद पे होते हैं कि भाई कोई भी आए मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जाए। लिथियम की ख्वाहिश होगी, कोई भी कहीं से भी चलता फिरता आ जाए, बेरिलियम बोलेगा भाई तू मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन ले जा, 2 नहीं लेके जाता तो 1 तो ले जा। लेकिन नीचे वाले जो है वो थोड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, मोटे होते हैं साइज में, उनको टाइम लगता है रिएक्शन करने में। वो सोच रहे होते हैं कि यार करना भी है नहीं करना है। अब रुबिडियम की हालत ऐसी है कि वो कभी कैटाइन बनाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनाता भाई? क्योंकि इतना बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस को पता ही नहीं होता कि लास्ट शेल का हिसाब किताब क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम इसी रो में आगे चले जाए, इसको यूं करके कंपेयर करते रहे कि भाई हमने आगे जाना है, तो इसका भी वही हाल होगा, लेकिन निस्बतन आयोडीन का रुबिडियम से बेहतर हाल होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। हाँ, साइज भी बढ़ गया होगा लेकिन ताकत ज्यादा होगी। ये बताइए, बात समझ में आती? सर तो आप कह रहे हैं कि इन ग्रुप 1 reactivity doesn't increase down the group? मैंने अभी इसको कमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं रिएक्शंस लिख पाऊंगा तो मैं याद करा दूंगा आपको। लेकिन जनरल ट्रेंड मैंने एक प्रेजेंट किया कि टॉप मोस्ट लीडरशिप चाहे लिथियम की हो, चाहे ग्रुप 1 की हो, चाहे ग्रुप 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, ये जनरली मोस्ट एक्साइटेड, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। लेकिन सर रुबिडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है ना लिथियम से? किस बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं? सर हमने तो ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो इतना इजी हो जाता है उसके लिए लूज करना, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है।
हाँ जबरदस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टिविटी बढ़ गई इस सिनेरियो में जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। क्या मतलब है, देखिए नोट करें, लिथियम से इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा मुश्किल होगा या रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा मुश्किल होगा? सोचिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। लिथियम से ज्यादा मुश्किल होगा। जबरदस्त, इसका मतलब ये है कि छीना चपटी की जब बात आएगी तो रुबिडियम तो लेके बैठा होगा कि भाई आगे ले जाओ। तो वुड यू कॉल दिस रिएक्टिविटी और वुड यू कॉल दिस एज लेजीनेस? सर पता नहीं। You should call this as laziness because this is inertness. रुबिडियम कुछ कर ही नहीं रहा जब उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन लिथियम जंग कर रहा है, लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं यार क्यों जा रहा है या क्यों नहीं जा रहा, मुझे देना है तुम्हें इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल लिथियम और सोडियम को साथ रखें तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम को पकड़ा देगा। अब सोचे मैंने क्या जुमला इस्तेमाल किया है, क्योंकि लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है और सोडियम कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि लिथियम का शेल साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो लिथियम का बिहेवियर ज्यादा खतरनाक है। तो जब आप रिएक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं या आपका टीचर रिएक्टिविटी डिफाइन कर रहा है तो वो जनरल टर्म्स में कभी भी बात नहीं कर सकता। मैं हो सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं हो सकता है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं हो सकता है इनका रिएक्शन किसी एक रिएजेंट से डिस्कस कर रहा हूँ, मैं हो सकता है इनका कंबशन एनालिसिस कर रहा हूँ। तो डिफरेंट ट्रेंड्स हमें मिलेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में। जनरल ट्रेंड्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो जनरल ट्रेंड्स में मैंने दो मोटी मोटी बातें बताई आपको कि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होगा, अलोंग द पीरियड साइज छोटा होगा। रिमेंबर मैंने कहा था इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। सबको नहीं समझ में सर आ आ गया? गया। जी सर। यस सर। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है वो क्या याद करनी है, वो ये याद करनी है कि हमारे जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 7, यानी कि हमारा जो सिलेबस है हमें वो कहता है कि हम ग्रुप 1 और 7 को तो पी जाए, रट जाए। तो 1 के लिए हम जब रिएक्शन बना रहे हैं तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद पानी। जब वो पानी से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आके अब वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी कि अल्कली भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है, और क्या भी बन सकता है और क्या भी बन सकता है, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं अभी ये जुमला इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको एसिड बेसिस में रखूंगा। तो मैं सीधा सा और साफ सा जुमला इस्तेमाल करूंगा कि 1 वाले जब भी पानी से रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो मानेंगे ही नहीं इस बात को कि नहीं यार हाइड्रोक्साइड भी कोई चीज होती है, तो उनके पेट में दर्द होगा तो वो कहेंगे नहीं अल्कली या बेस की टर्म में डिफाइन करें। तो फिर हम क्या कहेंगे? अल्कली। क्यों कहेंगे अल्कली? क्योंकि अल्कली मेटल्स हैं। सर क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड होता है उनके पास, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अबे सॉल्युबिलिटी भी बता दो कोई। वाटर में सॉल्युबल होते हैं बस। थैंक यू भाई, तो ना जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फिर हम ये कहते हैं कि ये हमारा जो लिटमस पेपर है या यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें टूवर्ड्स ब्लू स्ट्रक्चर दिखाते हैं, यानी कि अगर हमने रेड लिटमस पेपर डाल दिया तो वो भाई ब्लू के निकलेंगे, अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया तो वो क्या बन के निकलेंगे? पर्पल। ब्लू। ओह माय गॉड, ये कौन भाई बीच में कोई वो तो नहीं आ गई बीच में? क्या सर? कोई नथिंग सर। ओके नहीं सर। ओके अच्छा जी, फिर हम ये कहते हैं, अच्छा हाँ एक चीज और तुम लोगों को बतानी है, वो ये बतानी है कि देखो एक चीज होती है ऑब्जर्वेशन, एक चीज होती है इन्फरेंस। इन दोनों में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? ऑब्जर्वेशन नजर आती है, इन्फरेंस आप बिना देखे करते हैं। गैस होती है इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जबरदस्त, अब ये बात कंप्लीट हो गई। इन्फर हम कर सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन बनी है ना, लेकिन हम ये ऑब्जर्व जरूरी नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन बन के उड़ रही है। अब इस बात को समझेंगे कैसे, देखें एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, पानी को हीट करने लगते हैं, ठीक है, पानी हीट हो रहा है, बॉईल करेंगे एवेंट में, तो जो बॉइलिंग देख रहे होंगे वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन।
लेकिन ड्यूरिंग दैट ऑब्जर्वेशन पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डिजॉल्व गैसेज जो है वो उड़ रही होंगे। तो यू कांट सी दैट, बट यू कैन इन्फर दैट। कैसे भाई? आप उसके ऊपर कोई रिएक्टिव केमिकल ले आए, फॉर एग्जांपल आप जो है वो हीटेड वाटर के ऊपर जो है वो फ्लेम जलाएं, तो वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा भाई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। इज इट क्लियर? यस। ओके, तो फिलहाल बेटा यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें हम कल करें, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज।